Good morning, one and all. Today I am going to discuss feminism. So we are here focusing at its as a revolution. Feminism has two parts. Feminism, what is feminist and feminism, and it is we are focusing it here as a revolution. So we will focus on its origin, cause, and three waves of feminism. The origin of feminism as a movement lies in the answer to the question what should be and what is the reality. You know, whenever any movement takes place, it is the root of that movement lies in the question that what should be the condition and what it is in the reality. So the gap between these two gives rise to an effort to change the status and bring change. So to fulfill this gap, a movement started, and my movement that is called or named feminism started with an ideology of equality for women came into being. So I want to tell you that whenever there is any ism or any movement, any revolution, it is just because it is the answer to a question or reaction to a question is that what it should be. Like take the case of feminism. In feminism, what should be the case? How women are treated in the society? क्या होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? औरतों को कैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सोसाइटी में और क्या एक्चुअली में मिल रहा है? जब इन दोनों के बीच में, इन क्वेश्चन और आंसर्स के बीच में गैप होता है, तो फिर वो एक मूवमेंट को एक सपोर्ट करता है वो, क्योंकि उस चेंज को लाने की ज़रूरत होती है. अगर हम मूवमेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और वो नहीं मिल रही है बिकॉज शी इज़ द होम मेकर और एवरीथिंग, मदर एंड वाइफ एंड डॉटर एंड हर सेल्फ ऑल्सो, तो जब वो नहीं मिल रही है तो क्या होना चाहिए? एक चेंज आना चाहिए. और वो चेंज लाने के लिए एक इज़म, एक मूवमेंट, एक रेवोल्यूशन आया और उसे हम बोलेंगे फेमिनिज्म. वुमेन के कंसर्न में, वुमेन के कंटेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पे, तो उसे हम बोलेंगे फेमिनिज्म. वो चेंज किस लिए था? वो फेमिनिज्म किस लिए था? वो रेवोल्यूशन किस लिए था? वो उस स्टेटस को चेंज करने के लिए कि वुमेन को कैसे ट्रीट किया जा रहा है और कैसे ट्रीट होनी चाहिए. सो going further, I would like to tell you that women all over the world are experiencing subordination, discrimination and oppression. So these three words, subordination, like they are treated as subordinate, नीचे, lower, किसी के अंडर में है. सबऑर्डिनेशन ट्रीटमेंट हो रहा था उनके अंदर, मतलब उन्हें सेकेंडरी माना जाता था. फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, मतलब उनसे फ़र्क हो रहा था. उनके लिए रूल्स डिफरेंट थे और मेन के लिए रूल डिफरेंट थे. और ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब शोषण हो रहा, दबाया जा रहा उन्हें. तो ये तीन चीज़ें उनके साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही थी. सो और ये क्यों हो रही थी? बिकॉज ऑफ द एज ओल्ड व्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड created by religious texts और राइटर्स एंड ऑथर्स. क्यों हो रही थी ये चीज़ें उनके साथ? उनको सेकेंडरी माना जा रहा था, सबऑर्डिनेट माना जाता, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था और ऑपरेशन भी हो रहा था. ऑपरेशन मतलब दबाना उनको, शोषण. तो वो क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ द एज ओल्ड व्यूज़. कौन सा एज ओल्ड व्यूज़? जो कि रिलीजियस टेक्स्ट से हो रहा था, विच सेज, जो कहता है कि वुमेन आर वीक बाय नेचर एंड दे आर सोसाइटी, दे आर इरेशनल. ये कहा जाता था, ये सोसाइटी के व्यूज़ है. तो कैसा है कि व्यू हमारा कि वुमेन जो है वो कमज़ोर है. आप देखिए बहुत से रिलीजन हैं जो वुमेन को सेकेंडरी पोजीशन देते हैं. अगर आप ये कह रहे हो, जैसे कि सिल्विया प्लाथ में भी अपनी पोएम में कहा था, ये पोम थी पर्दा, उसने कहा कि ये जो रियल फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज़्म है उसी को आप फेल कर देते हो जब आप ये कहते हो कि वुमेन जो है वो मैन के रिब से पैदा हुई. तो जो इंसान किसी एक दूसरे इंसान के रिब से पैदा हुआ, एक छोटे से एलिमेंट से पैदा हुआ, एक छोटे से ऑर्गन से पैदा हुआ है, तो वो उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता. तो एक तरह से आप पहले ही से बता दे रहे हो, पैट्रियार्की सोसाइटी का व्यू है, पैट्रियार्कल सोसाइटी का ये व्यू है कि वुमेन कमज़ोर है. तो वो इसी पे है कि जब एज ओल्ड व्यूज़ जो थे वो इस तरह से क्रिएट किए गए थे कि वुमेन उसमें वीक नज़र आती थी. और किस चीज़ में वीक नज़र आती थी? बाय नेचर एंड बाय ब्रेन, मतलब उन्हें माइंड में भी और रीजनिंग में भी इरेशनल माना जाता था और नेचर में भी कमज़ोर माना जाता था. दस वुमेन नीड प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस. और उन्होंने इस बात का क्लेम किया कि जब वो कमज़ोर है, उसका नेचर कमज़ोर है, उसका माइंड कमज़ोर है, वो इरेशनल है, तो उसे हमेशा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और उसे हमेशा
किस चीज़ की ज़रूरत है? गाइडेंस की ज़रूरत है। उसे हमेशा बताना पड़ेगा ऐसे नहीं ऐसे करो। सो व्यूज़ ऑफ ग्रेट फिलोसफर्स जो थे वो भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इस रूल्स को। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, एरिस्टोटल जो थे ना, उनका जो व्यू था, उनको पहली बार कहा जाता है कि उनका जो व्यू था, उन्होंने ये कहा कि द रिलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल बाय नेचर इज़ अ रिलेशन ऑफ सुपीरियर टू इन्फीरियर एंड ऑफ रूलर टू रूल्ड। ये एरिस्टोटल के वर्ड्स थे। एरिस्टोटल, जिनको हम ग्रेट मास्टर मानते हैं, उनके ये वर्ड्स थे कि द रिलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इज़ बाय नेचर अ रिलेशन ऑफ सुपीरियर टू इन्फीरियर एंड ऑफ रूलर टू रूल्ड। प्रजा और राजा का रिलेशनशिप, रूलर टू रूल्ड, और सुपीरियर और इन्फीरियर का रिलेशनशिप है, मैन वुमेन रिलेशनशिप, मेल और फीमेल का रिलेशनशिप, मैन वुमेन नहीं, मेल एंड फीमेल। सो और फिर उसके बाद चार्ल्स डार्विन आए। चार्ल्स डार्विन का बिलीव क्या था? दैट अ मैन इज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वुमेन। मैन जो है वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है। और थॉमस जेफरसन भी आए, उन्होंने भी ये कहा, उनका भी ये बिलीव था कि पोजीशन इन हाउस नॉट इन वुमेन हैज़ पोजीशन इन हाउस नॉट इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ऑफिसेस। तो आपने देखा ये तीन बड़े ग्रेट मास्टर्स जो है अलग अलग फील्ड के, वो ये कह रहे हैं, बायोलॉजिकली भी वीक के बता रहे हैं उसे, एरिस्टोटल उसको थिंकिंग में भी बता रहे हैं कि वो उनका रिलेशनशिप जो है मेल फीमेल का वो नेचर और के ही तरफ से ही एक सुपीरियर और इन्फीरियर का है, रूलर टू रूल्ड का है। चार्ल्स डार्विन भी उसे बता रहे हैं कि वो तो इंटेलेक्चुअली मैन सुपीरियर होता है, और थॉमस जेफरसन भी ये बोल रहे हैं कि उसका काम सिर्फ होम में है, पॉलिटिक्स या पब्लिक लाइफ में नहीं है। सो दीज एज ओल्ड व्यूज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड टिल 18th सेंचुरी। ये जो बनाए हुए रूल्स है ना, या 18th सेंचुरी में इसके बारे में किसी ने बात ही नहीं करी। इन्होंने, किसी ने बोला ही नहीं कि ये गलत है या सही है, ना किसी का ध्यान गया, और इसको ना सपोर्ट भी मिलता रहा ग्रेट राइटर्स से, ग्रेट फिलोसफर्स से, ग्रेट ये जूलॉजिस्ट हैं, इन लोगों से भी इस बात को सपोर्ट मिलता गया। तो ये धारणा नहीं रह गई, ये फैक्ट बन गया कि हाँ, औरत कमज़ोर होती है। सो एज द सिचुएशन इन सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फ्रंट चेंज इन अमेरिका, वी सी अ न्यू चेंज। After American European Revolution, world witnessed a spread of liberal ideas, liberty, equality and dignity. अब एक ये तो 18th सेंचुरी तक तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, और उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा बड़ा बड़ा रेवोल्यूशन होने लग गया, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन, यूरोपियन रेवोल्यूशन, यूरोप में रेवोल्यूशन हुआ, हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इन सब में इनकी रूट्स थी इनकी। तो हमने देखा कि जब ये रेवोल्यूशन हुआ ना, तो सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत चेंजेस आने लगे। क्या चेंजेस आने लग गए कि लोगों ने बात करना शुरू कर दिया लिबर्टी के बारे में, लिबर्टी आइडियाज़ के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, डिग्निटी के बारे में। और एक बहुत बड़ा चेंज आया कि क्या बड़ा चेंज था कि जो लोग थे ना, वो अब लोग नहीं रह गए, वो सिटीज़न बन गए। पहले तो आपको पता ही है कि नेशनलिज्म जैसी चीज़ नहीं थी, हम नेशन थे, स्मॉल नेशन स्टेटस था, छोटे छोटे जगह थी, छोटे छोटे गांव जगहें थे जहाँ पे अलग अलग राजा थे और राज करते थे। फिर जब यूनाइट हुआ सब कुछ और नेशनलिज्म आया, रेवोल्यूशन इन यूरोप, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में सोचने की जो बात थी वो भी चेंज हो गई। वो भी अब अपने आप को एक ऐसा इंसान नहीं मानते थे, प्रजा नहीं मानते थे, सिटीज़न मानते थे। और जब सिटीज़न मानेंगे तो उनको सिटीज़न में उनका राइट्स भी होंगे, और सिटीज़न की कुछ एलिजिबिलिटी होगी, सिटीज़न का कुछ हक भी होगा देश पे, सिटी पे। तो वो अपने आप को सिटीज़न बताने लग गए। सडनली पीपल ऑफ द नेशन बिकेम सिटीजन। सो एज द सिटीजनशिप is granted to men only, they all have the benefit and they enjoyed the benefit, and these benefits are only enjoyed by men, not by women. The focus is only men, the focus of the rulers are only men. अब ये सिटीजनशिप तो मिल गई, लेकिन अब इसमें आपको समझ में आ गया कि जब सिटीजनशिप आ गई तो उन्हें सिर्फ आदमियों को सिटीजनशिप मिली, और आदमी रिप्रेजेंट करते थे राइट्स ऑफ वुमेन। विमेन को अलग से कोई राइट नहीं था। तो ये कब तक की बात है? 18th सेंचुरी की। तो अब जो रूलर का फोकस होता है, जो उन्हें वोट देने वाला है, वो वोटिंग राइट सिर्फ उन्हें था, तो जो उन्हें वोट देने वाला है वो उनके ही हित के बारे में सोचेंगे, बाकी क्यों सोचेंगे किसी और के बारे में। सो वीमेन आर रेटेड एज अ सेकेंडरी सिटीजन who have to face social, political and economical discrimination। अब वुमेन जो है वो सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन झेलती रही, और उसे कोई बड़ी बात नहीं थी, उसको जस्टिफाई भी किया जाता था। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज दैट दीज डिस्क्रिमिनेशंस आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड जस्टिफाइड।
ये माना ही नहीं जाता था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये माना जाता था कि वो यही मिलना चाहिए उन्हें, ऐसे ही डिज़र्व कर रही हैं। बिकॉज जो हमारे फिलोसफर्स थे, जो हमारे बड़े बड़े राइटर्स थे, और जो बड़े मेल बनाई हुई सोसाइटी थी, पैट्रियार्की सोसाइटी थी, वो इसको जस्टिफाई भी कर रही थी। सो हियर केम द ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म। अब आई हमारे पास से फेमिनिज्म की पहली कड़ी, हमारी ग्रैंड मदर कह सकते हैं आप उन्हें, ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म, एंड दैट द नेम is Mary Wollstonecraft, who very first time challenged this in her book Vindication of the Rights of Women in 1792। तो ये जो ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म कहलाती है हमारी मैरी वुllstonecraft, शी सेड, उन्होंने अपनी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द विमेन में कहा, जो कि उन्होंने 1792 में बुक लिखी, तो उसमें पहली बार इन्होंने इस बात को उठाई और पहली बार इस बात की चर्चा की कि वुमेन आर इक्वली केपेबल देन मैन। वुमेन भी केपेबल है मैन के बराबर, एंड दे ऑल्सो पोजेस रीजंस, दे शुड हैव ऑल द राइट्स एंजॉयड बाय मैन। तो उनके पास भी तो रीजंस हैं और उन्हें भी वही सारे रूल्स और राइट्स मिलने चाहिए, रूल्स नहीं, राइट्स, और उनको भी फोकस मिलना चाहिए जैसे कि आदमी को मिलता है। क्योंकि आदमियों ने या मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने या पेट्रियार्की ने हमें क्या काम दिया था, पहले ही से बता दिया था कि हम लोग फिजिकली वीक हैं और इर्रेशनल है। तो जब इर्रेशनल है लेडीज़, तो फिर उन्हें तो गाइडेंस की ज़रूरत है ही है, और फिजिकली वीक है तो उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को डिनाई करते हुए मैरी हमारी जो ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म कहलाई मैरी वुllstonecraft, उन्होंने कहा कि नहीं, वो इक्वली केपेबल है और वो भी पोजेस करती हैं रीजन, सो उन्हें भी वही राइट्स मिलने चाहिए जो कि मेन के पास हैं। दिस आइडिया गेव अ न्यू राइट्स टू द डिमांड फॉर इक्वल राइट्स टू वुमेन एंड ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स एंड जेंडर। तो ये जब आइडिया था, इसने एक नया राइज दिया, एक नया बात बताई, एक नई डिमांड रखी, इक्वल राइट्स टू वुमेन एंड एंड टू दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स एंड जेंडर। This demand set as an organized movement in 1848. So the Seneca Fall, with the Seneca Fall in 1848, with the Seneca Fall Convention of 1848 USA, the first wave of feminism began with the Seneca Fall. So आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसका जो ऑफिशियल बिगनिंग है वो सनिका फॉल कन्वेंशन इन 1848 यूएसए को कहा जाता है। अब ये सनिका फॉल है क्या? सो व्हाट इज सनिका फॉल कन्वेंशन? Listen to this, that 300 men and women gathered in Seneca Fall, New York to rally for women's rights. Activist Elizabeth Cady Stanton drafted the Seneca Fall Declaration, which clearly outlined the movement. और 300 men and women जो हैं वो सेनिका फॉल के बाहर इकट्ठा हुए न्यूयॉर्क में, जहाँ पर उनका यूएसए में, और फिर उन्होंने वहाँ रैली स्टार्ट की। और वहाँ रैली स्टार्ट करने में एक एक्टिविस्ट थी एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन, ड्राफ्ट किया उन्होंने सनिका फॉल डिक्लेरेशन कि हमें क्या चाहिए, क्या हमारा एजेंडा है, विच क्लियरली आउटलाइन द मूवमेंट। तो उनका फोकस क्या था? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का फोकस क्या था? द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट वेव फेमिनिज्म वाज ऑन वुमेन शुड हैव राइट टू वोट। तो पहला फोकस विमेन सफरेज, उन्हें राइट टू वोट को हम विमेन सफरेज भी कहेंगे। उनका पहला फोकस, जब भी आपको याद करना हो तो लेट गेट इट इन योर ब्रेन दैट द फर्स्ट wave of feminism was on the agenda that women should have rights to vote, or women's suffrage. They focus on full citizenship like men in legal and political equality, because they are believing that with this political equality they will gain social and economical equality too. So they focus on full citizenship like men and in legal and political equality. Movements focus in USA and UK only. So this movement is about UK and US only. It's not about India or Africa or everything. The first wave of feminism is very much limited to UK and USA. These feminists believe that right to vote would solve all the women's problem. As a result,
in America, National Women's Suffrage Association was established in 1869. सो गोइंग फर्दर उन्हें ऐसा लगता था इससे हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो हमें पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे तो हमें इकोनॉमिकल और सोशल चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, और इसके ही रिजल्ट में उन्होंने नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया 1869 में। तो फिर इन यूके जेएस मिल पुट्स अ प्रपोजल इन हाउस ऑफ कॉमन फॉर गिविंग वुमेन राइट टू वोट बट वॉज डिफीटेड बिकॉज मैन आर्ग्यूड दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग देयर वोट्स। तो एक मैन थे जिनका नाम था जेएस मिल, उन्होंने प्रपोज किया हाउस ऑफ कॉमन में कि ये राइट जो है वुमेन को देना चाहिए कि वो वोट करे, तो लेकिन वो बेचारे उस राइट को पूरा नहीं कर पाए, उस अमेंडमेंट को नहीं करवा पाए बिकॉज मैन ने उनको जस्टिफिकेशन दिया कि वो वुमेन को ज़रूरत क्या है राइट ऑफ वोट की, हम तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबको। तो वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन was established in 1903. As a result of all these right to vote was granted to women. अब क्या हुआ इस सारे मूवमेंट के और इस सारे एसोसिएशन का रिजल्ट क्या हुआ कि वुमेन को राइट टू वोट मिल गया। लेकिन अब आप देखेंगे कि कहाँ पहले और कैसे कैसे मिला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। फर्स्ट जो राइट टू वोट मिला वुमेन को वो मिला इन न्यूजीलैंड इन 1893. You can take a screenshot, it is written on the screen, or you can write it down also. So first in New Zealand in 1893, in second in United Kingdom in 1918, and in USA in 1920. So in 1920, with the passage of 19th Constitutional Amendment Act that grant them right to vote, so feminist first wave is from 1848 to 1920. In the terms of literature, in the first wave feminism, female writers imitate the established male form of writing. So writing में या literature में क्या है इनका फ़र्क? ये क्या होता था जब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है, इसमें जो फीमेल राइटर्स थे ये इमिटेट करते थे अपने मेल राइटर्स को, जैसा मेल राइटर्स लिखते थे बिल्कुल वैसे ही लिखते थे। और फर्स्ट वेव जो है वो फोकस करता था ऑन एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन, बाहर से जो रेस्ट्रिक्शन है ना जैसे पॉलिटिकल रूल्स वगैरह पे फोकस करता था। दे डिमांड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड ड्रीम इज़ टू सी देमसेल्फ इक्वल टू मैन इन ऑल रिस्पेक्ट। तो पहले में वो डिमांड करती हैं कि हमें जो पहला वेव ऑफ फेमिनिज्म उसमें वो डिमांड करती हैं एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन कि इन्हें हटाओ, जो बाहर से रेस्ट्रिक्शन लगे हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम वोट नहीं दे सकते, पॉलिटिकल और रूल्स के बारे में बात करती हैं और कहती हैं इन्हें हटाओ। फर्दर आप जब सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में अभी एक नया लेक्चर बनाऊंगी और थर्ड पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन एंड व्हाट इज इंटरनल रेस्ट्रिक्शन। एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की बात करी है फर्स्ट वेव में, अभी इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस पे नहीं आई हैं। सो इनका ड्रीम क्या था? टू सी देमसेल्फ इक्वल टू मैन इन ऑल रिस्पेक्ट। अब हम सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पढ़ेंगे जो कि आई विल मेक इन